आज हम बात करने जा रहे हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड रेट्स आखिर इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? सुसाइड से जुड़े हुए कौन कौन से स्कॉलर्स हैं और उन्होंने सुसाइड के बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ई पार्क के बारे में। रॉबर्ट एजरा पार्क, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। ये एक अर्बन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अर्बन सोसाइटी पे रिसर्च की थी। साल 1926 में उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था और ये कॉन्सेप्ट था मार्जिनल मैन का। मार्जिनल मैन में रॉबर्ट ई पार्क ने उन लोगों की बात की है जो रूरल सोसाइटी से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आते हैं एजुकेशन और जॉब्स की खोज में, और यहाँ मिलने वाली तमाम एमेनिटीज़ के लिए, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। अब वो अर्बन एरियाज में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज होती है लोनलीनेस या अकेलेपन की। इसका कारण है अर्बन एरियाज के वीक सोशल रिलेशनशिप्स। जो नए रिश्ते अर्बन एरियाज में बनते हैं वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब ये फॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते तक ही सीमित होते हैं। उनमें इमोशनल टच बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब रॉबर्ट ई पार्क के अनुसार मार्जिनल मैन वो आदमी है जो सोशल आइसोलेशन में जीता है, जो कि सुसाइड का एक प्रमुख कारण है। रूरल और अर्बन कल्चर दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी कल्चर्स होते हैं। इसलिए जो लोग शहरों में आते हैं उनको मैल एडजस्टमेंट का सामना करना पड़ता है। अब हम फ्रेंच स्कॉलर एमिल डर्कहाइम के बारे में बात करते हैं। उन्होंने 1897 में अपनी फेमस स्टडी दी थी जिसका नाम था ली सुसाइड। सोशियोलॉजी के फाउंडेशन को बिल्ड करने में डर्कहाइम का बहुत बड़ा हाथ था। वो सोशियोलॉजी को बिल्कुल साइंटिफिक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुसाइड से रिलेटेड डेटा अलग अलग सोसाइटीज से इकट्ठा की थी और उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी की थी, जिससे वो एक साइंटिफिक नतीजे पे पहुंच सके। डर्कहाइम इस बात पे एम्फसाइज करते थे कि सोशियोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉजेस और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पे ही फोकस करना चाहिए। बाकी के स्कॉलर्स जब सुसाइड के कॉजेस बताते थे तब वो सुसाइड के साइकोलॉजिकल कॉजेस के बारे में बात करते थे या फिर सुसाइड के क्लाइमेटिक कॉजेस के बारे में बात करते थे या फिर सुसाइड के बायोलॉजिकल कॉजेस पे फोकस करते थे। लेकिन डर्कहाइम ने इन सभी कॉजेस को रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि सोशियोलॉजी में हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल कॉजेस को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। डर्कहाइम ने सुसाइड के 2 सोशल कॉजेस के बारे में बताया था। पहला है सोशल इंटीग्रेशन या कोहेजन और दूसरा है सोशल रेगुलेशन। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमारे सोशल रिलेशनशिप्स आखिर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। डर्कहाइम कह रहे हैं कि जिनकी सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है वो इगोइस्टिक सुसाइड परफॉर्म कर लेते हैं। डर्कहाइम ने प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स को कंपेयर करके कहा कि प्रोटेस्टेंट्स के रिश्ते काफ़ी कमज़ोर होते हैं। प्रोटेस्टेंट्स काफ़ी सोशल आइसोलेशन फील करते हैं, इसलिए उनमें सुसाइड रेट काफ़ी हाई होती है, जबकि कैथोलिक्स में सोशल इंटीग्रेशन यानी सोशल यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए कैथोलिक्स में सुसाइड रेट्स कम होते हैं। इसी तरह डर्कहाइम ने कहा कि वॉर या युद्ध के समय पर सुसाइड रेट्स कम हो जाते हैं क्योंकि उस समय लोगों में यूनिटी बढ़ जाती है, सोशल इंटीग्रेशन बढ़ जाती है। लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाती है यानी पीस के समय आ जाता है, सुसाइड की संख्या ज़्यादा हो जाती है। डर्कहाइम कह रहे हैं जो लोग अपनी सोसाइटी या सोशल ग्रुप के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं वो
एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड परफॉर्म करते हैं, यानी जहां सोशल इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वहां एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड देखने को मिलती है। मैं आपको एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो जवान अपने देश के लिए युद्ध के समय पे बुलेट से घायल होकर अपनी जान दे देते हैं, वो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ही तो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश की खातिर अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ देश या नेशन वो सोशल ग्रुप है जिससे वो इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि उसके आगे अपनी जान की कीमत वो कुछ भी नहीं समझते। इसलिए एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करने से पीछे नहीं हटते। जापानीज सोल्जर्स या जापानीज सामुराई भी अपने एम्परर की खातिर हाराकीरी परफॉर्म करते थे, जिसमें वो खंजर से अपनी जान खुद ही ले लेते थे। तो ये था एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बहुत ज़्यादा सोशल रेगुलेशन या बहुत ही कम सोशल रेगुलेशन, ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सुसाइड के लिए। डर्कहाइम कहते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में एक सडन चेंज आता है, तब जो नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। इस तरह के सुसाइड को डर्कहाइम एनोमिक सुसाइड कहते हैं। एनोमिक यानी वीक नॉर्म्स या एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को अचानक से अगर अपने बिजनेस में बहुत भारी लॉस हो जाए तो वो एनोमिक सुसाइड कर लेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉस इतनी जल्दी हो गया कि उसको समझ नहीं आया कि आखिर अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर हमारी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हम पर हावी हो जाएं, तब लोग ओवर रेगुलेशन की वजह से फेटलिस्टिक सुसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए किसी स्लेव को या सर्वेंट को हम काफ़ी दिनों तक बंदी बना के रखें और उसे बहुत परेशान करें, तो मुमकिन है कि वो फेटलिस्टिक सुसाइड कर लेगा। डर्कहाइम की सुसाइड की थ्योरी को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी अपनी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल रियलिज्म की वजह से, क्योंकि डर्कहाइम सोसाइटी को ही रियल मानते थे और इंडिविजुअल को काफ़ी कम अहमियत देते थे। लेकिन ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो समाज में सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी लेके आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में फ्रैंको प्रशियन वॉर देखी थी। इसलिए वो ये चाहते थे कि इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट्स को कंट्रोल में रखा जाए और सोसाइटी में हमेशा एक सोशल ऑर्डर और हार्मनी बनी रहे। अगर आपको आज का हमारा डिस्कशन अच्छा लगा तो कृपया हमारे ट्रस्ट आईएएस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।